हेलो दोस्तों, रूहानी रिश्ते में आप सभी का स्वागत है। पार्ट 16। और अगर आपने इस कहानी के पहले के सारे पार्ट्स मिस कर दिए हैं तो वो भी जरूर देखिएगा। मैं उन सभी का प्लेलिस्ट लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। पंडित जी का आशीर्वाद हवाओं में गूंज रहा था। उनके हाथ रुद्र मोहिनी के सिर पर घूमे। मंगलमय जीवन, सदा समृद्धि। दाई माँ ने आंचल से अपने आंसू पोंछे। गांव वाले धीरे धीरे नीचे हवेली की ओर लौटने लगे। सुहागरात की तैयारियां करनी थी, लेकिन रुद्र ने किसी को नहीं रोका। रुद्र के लिए जैसे वक्त ठहर गया था। उसने मोहिनी की हथेलियों को अपनी उंगलियों के बीच कुछ इस तरह जकड़ा जैसे वह कोई पवित्र धागा हो। मंदिर की पुरानी पथरीली सीढ़ियां आज सिर्फ पत्थर नहीं थी, वे उन दोनों के मिलन का रास्ता थी। हर सीढ़ी पर मंदिर की जलती मशालों की रोशनी उनके साए को दीवारों पर और बड़ा और गहरा बना रही थी। सन्नाटा इतना गहरा था कि मोहिनी की पायलों की छन छन रुद्र के धड़कनों से होड़ कर रही थी। रुद्र बिना कुछ बोले बस मंदिर की छत वाली सीढ़ियां चढ़ता जा रहा था। उसके कदमों में आज वह अहंकार नहीं, बल्कि एक तीर्थ यात्री जैसी शांति थी। जैसे ही वे शिखर के सबसे आखिरी सीढ़ी पर पहुंचे, ठंडे हवा के एक झोंके ने मोहिनी के लाल आंचल को रुद्र के चेहरे से छुआ। रुद्र वहीं रुक गया। उसने मोहिनी को सीढ़ियों के अंत पर इस तरह ठहराया जैसे वह उसे दुनिया के सबसे ऊंचे मुकाम पर खड़ा कर रहा हो। वहां से नीचे देखने पर भैरवगढ़ की रोशनियां ऐसी लग रही थी जैसे किसी ने जमीन पर तारे बिखेर दिए हों। बादल अब छट चुके थे और आसमां धुला हुआ मखमली काला लग रहा था। सब कुछ किसी खूबसूरत सपने जैसा था, अनंत वादियों में खोया हुआ, बीते कल की कैद से आजाद। रुद्र धीरे से मोहिनी के पीछे आकर खड़ा हुआ। उसकी गर्म सांसें जब मोहिनी की भीगी गर्दन से टकराई तो मोहिनी के शरीर में एक सिहरन दौड़ आई। रुद्र की आवाज किसी मखमली गूंज की तरह उसके कानों के पास ठहरी। रुद्र बोला, आज इस अग्नि और चांदनी के बीच गवाह है ये पहाड़ और ये महादेव कि मेरी सारी शक्ति, मेरा सारा वजूद तुम्हारे चरणों में अर्पित है। आज से ये राजा अपनी सल्तनत का नहीं, केवल तुम्हारी प्रजा का गुलाम है। मोहिनी धीरे धीरे मुड़ी। साड़ी का रेशमी किनारा हवा में लहराया और चांद की दूधिया रोशनी जब उसके चेहरे पर पड़ी तो रुद्र की सांसें थम गई। वह कोई साधारण लड़की नहीं, बल्कि चांदनी से बनी कोई देवी लग रही थी। उसकी कांपती उंगलियों ने जब रुद्र के कठोर गालों को छुआ तो रुद्र की आंखों में वह सालों की आग अचानक शांत हो गई। वहां अब सिर्फ एक निश्चल अविरल बहता प्रेम का सागर था। मोहिनी मदहोश आवाज में बोली, रुद्र, आज पता चला कि अग्नि सिर्फ भस्म नहीं करती, रूह को पवित्र भी करती है। आपने आज इस दरबार में भटकते अस्तित्व को मुकम्मल कर दिया। उन ठंडे पहाड़ियों के बीच चांदनी की गवाही में आज एक क्रूर माफिया मर चुका था और एक अनन्य प्रेमी का जन्म हुआ था। वह मिलन जिस्मों का नहीं, दो भटकती रूहों का था जिन्हें सदियों बाद अपना घर मिला था। शिखर की उस रूहानी दुनिया से जब वे वापस जमीन की ओर मुड़े तो रुद्र का अंदाज ऐसा था मानो वह किसी अनमोल खजाने को सहेज रहा हो। उसने मोहिनी का नाजुक उंगलियों को अपनी मजबूत गिरफ्त में इस तरह कैद रखा था जैसे कोई पतंग अपनी डोर को थामती है, न टूटने का डर, न छूटने की गुंजाइश। हर कदम पर मोहिनी की साड़ी का पल्लू हवा में लहराता। रुद्र की पकड़ और भी पुख्ता हो जाती। उसकी चौड़ी हथेली की गर्माहट मोहिनी की कलाई तक इस तरह उतर रही थी मानो वह उसे यकीन दिला रहा हो कि अब से ऊंचाइयों का सफर हो या ढलान की चुनौतियां, वह उसका सहारा बनकर हमेशा के लिए साथ रहेगा। उन पथरीले रास्तों पर उतरते हुए रुद्र की नजरें सामने कम और मोहिनी के संभलते कदमों पर ज्यादा थी। उस माफिया किंग के लिए अब पूरी दुनिया उस एक हाथ में सिमट आई थी जिसे उसने आज महादेव के सामने थामा था। हवेली आज सिर्फ पत्थरों का ढांचा नहीं लग रही थी, ऐसा था मानो किसी तपस्विनी ने बरसों बाद अपना श्रृंगार किया हो। हवा में मोगरे और चमेली का ऐसा संगम था कि हर सांस महक उठी। जैसे ही रुद्र और मोहिनी ने चौखट पर दस्तक दी, दाई माँ की आरती की थाली से उठती कपूर की लौ ने दोनों के चेहरों को एक अलौकिक नूर से भर दिया। वह पीली रोशनी रुद्र की आंखों के उस पुराने सुनेपन को धीरे धीरे मिटा रही थी। मोहिनी ने जैसे ही अपने पायल की झंकार के उस पीतल के कलश को धीरे से छुआ,
कलश से गिरते सफेद चावल फर्श पर खुशियों के दानों की तरह बिखर गए। फिर जब उसने अपने कोमल पैर कुमकुम के गहरे लाल रंग में डुबोकर सफेद संगमरमर पर अपने पहले कदम रखे, तो वे निशान महज पदचाप नहीं थे, वे रुद्र के बंजर जीवन पर लिखी गई प्रेम की पहली कविता थी। सफेद फर्श पर उभरते वे सुर्ख लाल निशान गवाही दे रहे थे कि अब इस घर की दीवारों पर खौफ की कहानियां नहीं, बल्कि समर्पण की गाथाएं लिखी जाएंगी। रुद्र खामोशी से उन लाल निशानों को देख रहा था। उसे महसूस हुआ कि उसकी रूह की सारी कड़वाहट और वो पुरानी काली यादें उस एक पल में गंगा जल की तरह शुद्ध हो गई थी। उसके चेहरे पर एक ऐसा सुकून उतरा जो उसने माँ की गोद के बाद आज पहली बार मोहिनी के साथ महसूस किया था। हवेली के गलियारे अब मध्यम दियों की रोशनी से नहाए हुए थे। रुद्र अपने कमरे की ओर बढ़ रहा था। उसके कदमों में आज वह किंग वाली तेजी नहीं, बल्कि एक थका हुआ सुकून था। उसने अपने गर्दन को हल्का सा झटका दिया और भारी शेरवानी के ऊपर के 2 बटन धीरे से खोल दिए। उसे ऐसा लगा जैसे उन बटनों के साथ साथ उसने अपने सीने पर सालों से लदा हुआ पत्थर का बोझ भी उतार फेंका हो। पहाड़ी की बर्फीली हवा अब भी उसके जिस्म को छू रही थी, पर उसके भीतर मोहिनी के साथ बिताए उन पलों की तपिश बाकी थी। वह उस दरवाजे के पीछे अपनी दुनिया ढूंढने ही वाला था जहां मोहिनी उसका इंतजार कर रही थी। पर अचानक कुछ खनकती हुई हंसी ने उसका रास्ता रोक लिया। उसके कदम ठिठक गए और सामने का नजारा देखकर उसके चेहरे पर एक बेबस सी मुस्कुराहट आ गई। दरवाजे के ठीक सामने उसकी चचेरी बहन बबली अपनी सहेलियों के साथ एक दीवार की तरह खड़ी थी। उसके हाथ की थाली में जलते दिए की लौ रुद्र की आंखों में चमक रही थी। रुद्र गहरी सांस लेते हुए आवाज में थोड़ी नकली सख्ती लाने की कोशिश की। वो बोला, बबली, ये क्या बचपना है। देखो, रात बहुत हो चुकी है और पहाड़ों की चढ़ाई ने थका दिया है। रास्ता छोड़ो। बबली कमर पर हाथ रखकर बिल्कुल बेखौफ अंदाज में बोली, अरे अरे ठहरिए भैया, ये पहाड़ों की चढ़ाई नहीं है, ये द्वार छेकाई की रस्म है। यहाँ आप शहर के बड़े साहब होंगे, माफिया होंगे, पर इस चौखट पर आप सिर्फ एक दूल्हे हैं। और दूल्हे राजा जब तक अपनी सालियों और बहनों की मुट्ठी गर्म नहीं करते, तब तक ये दरवाजा आपके लिए हिमालय फतेह करने से भी मुश्किल है। पीछे खड़ी लड़कियां हंसते हंसते एक दूसरे के कंधों पर गिर रही थी। उनकी पायल की झंकार और हंसी उस सन्नाटे को बड़ी मासूमियत से तोड़ रही थी। रुद्र को एहसास हुआ कि इन लड़कियों के तर्क के आगे उसकी गोलियां भी बेकार हैं। रुद्र हल्का सा सिर झुकाकर हार मानते हुए बोला, अच्छा बाबा, क्या चाहिए? विक्रम को फोन लगाऊं? पूरी गाड़ी भर के सोने के जेवर मंगवा दूं? बबली आंखें नचाते हुए, दौलत तो आपके पास बहुत है भैया, पर हमें वो नहीं चाहिए। हमें तो शगुन में वो अंगूठी चाहिए जो आपके दादाजी की याद है और आपके हाथ में चमक रही है। रुद्र एक पल के लिए रुका। वह अंगूठी उसके लिए सिर्फ सोना नहीं, एक एहसास था। पर उसने बिना किसी हिचक के उसे उंगली से निकाला और बबली की थाली में रख दिया। लड़कियों की आंखें फटी रह गई। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि किंग इतनी आसानी से मान जाएगा, पर बबली आज उसे इतनी आसानी से छोड़ने के मूड में नहीं थी। बबली शरारत से बोली, रुकिए, ये तो सिर्फ टोल टैक्स था। दरवाजा तब खुलेगा जब आप अपनी अमानत यानी हमारी मोहिनी भाभी के लिए कुछ ऐसा कहें जो आज तक किसी के लिए न कहा हो, वरना सुबह की आरती तक हम यही मोर्चा जमाए बैठे हैं। गलियारे में अचानक सन्नाटा पसर गया। लड़कियां अपनी हंसी रोककर रुद्र के चेहरे को देखने लगी। रुद्र खामोश हो गया। उसकी नजरें बंद दरवाजे पर टिक गई। उसे लगा जैसे लकड़ी के उस पार से मोहिनी की धड़कनें उसे सुन रही हों। रुद्र, उसकी आवाज अचानक गहरी और भारी हो गई। बबली, आज तक रुद्र प्रताप सिंह ने दुनिया से सिर्फ छीनना और लेना सीखा था, पर मोहिनी वो रूह है जिसने मुझे पहली बार समर्पण करना सिखाया है। वो मेरी पत्नी नहीं, मेरी वो बंदगी है जिसने इस जलते हुए इंसान को शांति दी है। वो मेरा वो हिस्सा है जो बरसों पहले कहीं खो गया था और आज उसके स्पर्श से मैं फिर से जी उठा हूँ।
उसके ये शब्द जैसे हवा में जम गए। बबली की शरारत वाली मुस्कान एक भावुक चमक में बदल गई। लड़कियों की आंखों में नमी तैर आई। बबली ने धीरे से सिर झुकाया और थाली एक तरफ करके दरवाजा खोल दिया। बबली आवाज में सम्मान और प्यार से बोली, जाइए भैया, आपकी अमानत पलके बिछाए इंतजार कर रही है। अब हमें यकीन है कि भाभी दुनिया की सबसे खुशकिस्मत औरत है। बबली ने जैसे ही रास्ता छोड़ा, रुद्र के लिए जैसे वक्त थम गया। उसने भारी और धीमे कदमों से कमरे के भीतर प्रवेश किया। पीछे से दरवाजा बंद होने की हल्की सी आवाज हुई और उसी के साथ बाहर की सारी दुनिया, रुद्र प्रताप सिंह का नाम, उसका रुतबा और उसके दुश्मन सब उस चौखट के बाहर ही रह गए। कमरे के भीतर मोगरे और ताजा चमेली की खुशबू इतनी सघन थी कि सांसों में उतर रही थी। मध्यम रोशनी में उसने देखा कि मोहिनी पलंग के किनारे बैठी थी। उसका लंबा घूंघट उसके चेहरे को पूरी तरह छुपाए हुए था, लेकिन उसके हाथों की थरथराहट साफ बता रही थी कि वह कितनी घबराई हुई है। वह अपने पल्लू को अपनी उंगलियों में कसकर मरोड़ रही थी। रुद्र के भारी जूतों की आहट कालीन पर दब गई, पर मोहिनी को उसके वजूद की तपिश महसूस हो रही थी। रुद्र धीरे से उसके पास बैठा। पलंग के गद्दे मोहिनी के करीब थोड़े नीचे झुके तो उसकी धड़कनें और तेज हो गई। रुद्र बहुत धीमी और रेशमी आवाज में बोला, अभी बाहर अपनी बहन को एक वादा करके आया हूँ मोहिनी, कि तुम्हें कभी रोने नहीं दूंगा। पर तुम्हारी ये घबराहट मुझे ऐसा एहसास करा रही है जैसे मैं तुम्हारा गुनहगार हूँ। रुद्र ने बहुत कोमलता से उसके कांपते हाथों को अपने हाथों में लिया। उसने महसूस किया कि मोहिनी के हाथ बर्फ की तरह ठंडे पड़ रहे थे। उसने धीरे से मोहिनी की ठुड्डी के नीचे हाथ रखा और उसका घूंघट ऊपर उठा दिया। सुनहरी रोशनी मोहिनी के चेहरे पर पड़ी तो रुद्र की आंखें ठहर गई। उसका चेहरा किसी प्राचीन मंदिर में रखी मूर्त की तरह पवित्र और दमकता हुआ लग रहा था। आंखों के कोनों में नमी थी, पर वह दर्द की नहीं थी। मोहिनी नजर झुकाए हुए कांपती आवाज में बोली, रुद्र, मैं डरी हुई नहीं हूँ। मैं तो बस ये सोच रही हूँ कि जिसे दुनिया पत्थर कहती थी, उसने आज मेरे लिए अपने दिल के सबसे गहरी बात कह दी। क्या मैं वाकई इस प्यार के काबिल हूँ? रुद्र ने मोहिनी के चेहरे पर बिखरी एक लट को हटाकर उसके कान के पीछे किया। उसके खुरदरे पोरों का स्पर्श मोहिनी की मखमली त्वचा पर आग जैसा महसूस हुआ। रुद्र बोला, आज तक इस कमरे में सिर्फ मेरी तन्हाई और मेरे जख्मों की कहानियां थी मोहिनी, पर आज यहाँ मेरी जिंदगी खड़ी है। शहर का वो किंग दुनिया के लिए है, पर तुम्हारे सामने मैं सिर्फ एक वो इंसान हूँ जो तुम्हारी एक मुस्कान पर अपनी पूरी सल्तनत कुर्बान कर सकता है। रुद्र ने बहुत कोमलता से मोहिनी के कानों के भारी झुमके उतारे और उन्हें किनारे रखा। उसका हर स्पर्श ऐसा था जैसे वह किसी नाजुक फूल की पंखुड़ियों को सहला रहा हो। उस रात किंग के कमरे में कोई हुक्म नहीं था, कोई खौफ नहीं था। वहां सिर्फ दो अधूरी रूहों का एक दूसरे में मुकम्मल होना था। भैरवगढ़ की वह रात किसी जादुई दास्तां की तरह बीत गई। जब सुबह हुई तो सूरज की पहली सुनहरी किरण हवेली की पुरानी जालीदार खिड़कियों से छनकर कमरे में दाखिल हुई, जैसे वह भी इस नई शुरुआत की गवाह बनना चाहती हो। रुद्र की आंखें पहले खुली। उसने महसूस किया कि उसका दाया कंधा मोहिनी के सिर के भार से थोड़ा सुन्न हो गया था। वह हिला ही नहीं, वह उस सुकून को भंग नहीं करना चाहता था। मोहिनी अभी भी गहरी नींद में थी। उसके चेहरे पर रात भर की थकान के बाद भी एक ऐसी पवित्र शांति थी जैसे किसी गहरी इबादत के बाद मिलती है। रुद्र की नजर उसके माथे के उस सिंदूर पर टिकी जो सुबह की रोशनी में और भी सुर्ख लग रहा था। उसने बहुत नजाकत से अपनी उंगलियों के पोरों से उस सिंदूर को सहलाया, मानो वह अपने तकदीर पर मुहर लगा रहा हो। तभी खिड़की से आई एक ठंडी हवा ने रेशमी पर्दों को लहरा दिया। बाहर मुंडेर पर कबूतरों की गुडरगू और दूर मंदिर की घंटियों की धीमी आवाज ने कमरे के सन्नाटे को एक मधुर संगीत से भर दिया। मोहिनी की पलकें भारीपन से हिली और जैसे ही खुली, उसकी पहली नजर रुद्र की उन आंखों पर टिकी जो रात भर से पहरा दे रही थी। उन आंखों में आज वह माफिया नहीं बल्कि सिर्फ उसका रुद्र था। मोहिनी के होठों पर एक शर्मीली सी मुस्कान खींच गई। मोहिनी मखमली और दबी आवाज में बोली, सुबह हो गई। रुद्र ने शब्दों में जवाब देने की बजाय उसका हाथ थाम लिया
और उसकी हथेली को चूमकर अपनी छाती से सटा लिया। रुद्र बोला, हमारी हर सुबह बस ऐसे ही रूहानी रहे। अब चांदनी से सूरज तक का सफर पूरा हो चुका है मोहिनी। मोहिनी ने बिना कुछ कहे अपनी आंखों की चमक के साथ हाँ में सिर हिलाया। वह धीरे से उठी और खिड़की के पास जाकर खड़ी हो गई। बाहर भैरवगढ़ अपनी अंगड़ाई ले रहा था। खेतों पर छाई धुंध और पहाड़ों की चोटियों पर गिरती धूप। रुद्र ने बिस्तर पर लेटे हुए ही उसे देखा। बिखरे बाल, सादगी और उस पर चढ़ता हुआ सुबह का नूर। उसे लगा जैसे उसकी जिंदगी का सारा अधूरापन कल रात के साथ ही खत्म हो गया। मोहिनी बोली, मुझे अब तैयार होना चाहिए। आज पहली रसोई है। दाई माँ और पूरा गांव इंतजार कर रहा होगा। रुद्र एक शरारती भरी मुस्कान के साथ बोला, जाओ, पर याद रखना ये दिल तुम्हें जल्दी लौटने का हुक्म दे रहा है। रुद्र ने उठकर उसे एक बार फिर अपने बाहों के घेरे में लिया, एक लंबा सुकून भरा आलिंगन दिया और फिर धीरे से विदा किया। मोहिनी ने अपनी अलमारी से एक गहरे लाल रंग की सादगी भरी बनारसी साड़ी चुनी और उसने अपने बालों में लगाने के लिए चमेली का वो गजरा निकाला जिसकी खुशबू अब इस घर की नई पहचान बनने वाली थी। अब वह सिर्फ परंपरा निभाने के लिए नहीं बल्कि प्यार का नया अध्याय लिखने के लिए तैयार थी। मोहिनी ने जैसे ही रसोई की दहलीज पर कदम रखा, चूल्हे की मध्यम आंच और पतीले की बर्तनों की खनक ने उसका स्वागत किया। दाई माँ और गांव की 2-3 चाचियां पहले से ही वहां मौजूद थी। उनके बीच बातों और हंसी का दौर चल रहा था। रसोई की उन पुराने दीवारों में मिट्टी और धुएं की एक सुंदर सी खुशबू बसी थी जो बरसों की यादें समेटे हुई थी। पर जैसे ही मोहिनी ने शुद्ध देसी घी का डब्बा खोला, उसकी भीनी भीनी महक ने पूरी रसोई का मिजाज ही बदल दिया। चाची स्नेह से मोहिनी के गाल सहलाते हुए बोली, लो, आ गई हमारी गृह लक्ष्मी। देख बिटिया, आज तुझे सिर्फ हलवा नहीं बनाना बल्कि अपने हुनर से इस खानदान का दिल भी जीतना है। मोहिनी ने शर्माते हुए पल्लू थोड़ा और आगे खींचा और सिर झुकाकर उनका आशीर्वाद लिया। उसने बड़े से पीतल के पतीले में दूध उबलने के लिए रख दिया और लकड़ी के चूल्हे की आंच को थोड़ा और तेज किया। वह पूरी तन्मयता से सूजी को भूनने की तैयारी करने लगी, पर तभी उसे अपनी पीठ पर एक जाने पहचाने तपिश महसूस हुई। उसे लगा जैसे हवा का रुख बदल गया और दरवाजे पर कोई साया खड़ा उसे निहार रहा है। रसोई के शोर के बीच भी उसे उन कदमों की आहट साफ सुनाई दी जो शहर में तो खौफ पैदा करते थे पर यहाँ सिर्फ उसके लिए रुके थे। रुद्र, जिसके लिए शहर की सुबह अक्सर गहरी नींद और व्यापारिक फाइलों के बीच 10 बजे से पहले शुरू नहीं होती थी, आज सुबह 7 बजे ही रसोई की चौखट पर किसी पहरेदार की तरह आ खड़ा हुआ। उसने सफेद मलमल का ढीला कुर्ता पहना था और उसके बिखरे हुए बाल उसकी नींद से भरी लेकिन चमकती आंखों को और भी दिलकश बना रहे थे। चाचियां उसे वहां बेवक्त खड़ा देख एक दूसरे को कोहनियां मारने लगी। दबी दबी हंसी और शरारती फुसफुसाहटों ने रसोई का माहौल ही बदल दिया। रुद्र अपने चेहरे पर जबरन गंभीरता ओढ़ते हुए गला साफ किया और बोला, दाइमा, वो मुझे अपनी दवा के लिए गर्म पानी चाहिए था। सुबह सुबह कोई मिला नहीं तो? दाइमा खिलखिलाकर हंसते हुए बोली, अरे जा रे मेरे बीमार रुद्र, हमें सब पता है कि तुझे दवा का पानी चाहिए या अपनी दुल्हन की सूरत देखनी है। चल लड़कियों, बाहर चलो, यहाँ किसी को गर्म पानी की बहुत सख्त जरूरत है। जैसे ही औरतें हंसती हुई बाहर निकली, रसोई में अचानक एक रूहानी सन्नाटा छा गया। चूल्हे की मध्यम पड़ती आग और सूजी के भुनने की खुशबू के बीच मोहिनी की धड़कनें तेज होने लगी। उसने खुद को हलवा चलाने में इतना व्यस्त दिखा दिया कि जैसे उसे रुद्र की मौजूदगी का पता ही ना हो। पर तभी रुद्र के भारी कदमों की आहट उसके करीब आई और चूल्हे की गर्मी को मात देती हुई उसके शरीर ने मोहिनी के वजूद को पीछे से अपनी बाहों के घेरे में भर लिया। मोहिनी का बदन बिजली की तरह सिहर उठा। उसने धड़कते दिल के साथ रुद्र के मजबूत हाथों को हटाने की नाकाम कोशिश की। मोहिनी बोली, रुद्र छोड़िए, कोई भी आ जाएगा। दाइमा बाहर ही है, ये क्या तरीका है? मैं काम कर रही हूँ। रुद्र अपना चेहरा उसके कंधे पर टिकाते हुए गहरी और मदहोश आवाज में बोला,
उन्हें आने दो। इस घर की दीवारों को आज पता चलने दो कि उनका मालिक अब किसी का गुलाम हो चुका है। और वैसे भी मोहिनी, बड़े बड़े बुजुर्ग कह गए हैं कि पहली रसोई का असली स्वाद तभी चढ़ता है जब दूल्हा अपने दुल्हन की मेहनत में अपना प्यार मिला दे। इससे पहले कि मोहिनी कुछ कह पाती, रुद्र ने उसके हाथ से कलछी छीन ली और खुद हलवा चलाने लगा। मोहिनी उसे अचरज से देखती रही। एक माफिया किंग जिसके एक इशारे पर शहर थर्राता था, आज एक साधारण सफेद कुर्ते में मिट्टी के चूल्हे पर बड़े जतन से हलवा भून रहा था। मोहिनी अपनी हंसी रोक न सकी। मोहिनी बोली, रुद्र, आपको ये भी पता है कि इसमें चीनी कितनी डालनी है, या बस बातें ही बनानी आती हैं? रुद्र उसकी आंखों में सीधे झांकते हुए बोला, मुझे नाप तोल का नहीं पता मोहिनी, बस इतना पता है कि जितनी मिठास तुम्हारी बातों और इस मुस्कान में है, उतनी ही इस हलवे के लिए काफी होगी। मोहिनी ने शर्म से अपनी पलकें झुका ली और चेहरा फेर लिया। तभी रुद्र ने बड़ी चालाकी से कलछी से थोड़ा सा गर्म हलवा अपनी उंगली के पोर पर लिया और बड़ी आहिस्ता से मोहिनी के गुलाबी होठों के करीब ले गया। रुद्र बोला, चखो, बताओ कैसा बना है। मोहिनी ने जैसे ही वह गर्म और मीठा हलवा चखा, उसकी आंखों में स्वाद की एक चमक उभर आई, पर हड़बड़ाहट और शर्म के कारण हलवे का एक नन्हा सा अंश उसके गुलाबी निचले होठ के ठीक नीचे उसकी ठुड्डी के पास लग गया। रुद्र की नजरें वहीं ठहर गई। रसोई के धुएं और चूल्हे की मध्यम रोशनी में वह छोटा सा दाग रुद्र को किसी बेशकीमती मोती जैसा लगा। मोहिनी अभी कुछ बोलने ही वाली थी कि रुद्र ने उसे अपनी मजबूत बाहों के घेरे में थोड़ा और करीब खींच लिया। मोहिनी की सांसें उसके सीने से टकराने लगी। रुद्र ने कोई कपड़ा या रुमाल नहीं उठाया। उसने बहुत ही नजाकत से अपने दाहिने हाथ के अंगूठे को मोहिनी के होठों के पास रखा। जैसे ही उसके खुरदरे अंगूठे ने मोहिनी की रेशम जैसी कोमल त्वचा को छुआ, मोहिनी के पूरे बदन में बिजली की एक लहर दौड़ गई। उसने अपनी पलकें जोर से मूंद ली। रुद्र का अंगूठा बहुत धीरे से, लगभग ठहरते हुए उस निशान को साफ करने लगा। उसकी उंगलियों का पोर मोहिनी के होठों के किनारे को सहला गया। वह स्पर्श इतना धीमा और गहरा था कि मोहिनी को अपने कान के पास रुद्र के दिल की तेज धड़कन साफ सुनाई दे रही थी। रुद्र ने वह अंश साफ किया, पर अपना हाथ नहीं हटाया। उसने अपनी हथेली से मोहिनी के गालों को थाम लिया और अंगूठे से उसके निचले होठ को बहुत धीरे से नीचे की ओर दबाया। मोहिनी ने धीरे से अपनी आंखें खोली। वहां रुद्र की आंखों में वासना नहीं, बल्कि एक रूहानी प्यास थी। रुद्र उसकी आंखों में डूबते हुए मदहोश आवाज में बोला, इतनी मिठास तो इस हलवे में भी नहीं है मोहिनी, जितनी तुम्हारे इन होठों की खामोशी में है। मोहिनी के गले से एक हल्की सी आह निकली। रसोई की वो पुरानी दीवारें, मिट्टी का चूल्हा और पीतल के बर्तन, सब कुछ जैसे धुंधला सा हो गया। उस पल रुद्र का साम्राज्य, उसका रुतबा, उसकी दुश्मनी, सब इस एक छोटे से कमरे के बाहर छूट गए थे। वहां सिर्फ एक दूल्हा था जो अपनी दुल्हन के स्पर्श में अपनी पूरी दुनिया ढूंढ चुका था। रुद्र धीरे से उसके और करीब झुका। उसकी नाक मोहिनी की नाक से टकराई। चमेली के गजरे की खुशबू और शुद्ध घी की महक आपस में मिल गई। मोहिनी कांपती आवाज में बोली, रुद्र, कोई आ जाएगा। रुद्र बोला, आने दो। आज इस घर की आग और इस दिल की धड़कन, दोनों पर सिर्फ तुम्हारा हक है। उसने अपनी उंगली से मोहिनी की ठुड्डी को ऊपर उठाया और उसके माथे पर एक लंबा, सुकून भरा किस अंकित किया। वह पल किसी शाही महल के वैभव से कहीं ज्यादा कीमती था, क्योंकि वहां एक किंग अपने रानी के सामने पूरी तरह समर्पित हो चुका था। दोपहर में पूरा परिवार और गांव के खास लोगों को मोहिनी के हाथ का बना खाना परोसा गया। रुद्र अपनी थाली लेकर सबके साथ जमीन पर बैठा। उसने पहला निवाला लेते ही मोहिनी की ओर देखा और अंगूठा दिखाकर इशारा किया। अद्भुत। दावत खत्म होते ही विक्रम हाथ में एक फाइल और फोन लेकर रुद्र के पास आया। रुद्र का चेहरा अचानक सख्त हो गया। विक्रम बोला, भाई, शहर से कॉल है। कुछ लोग ब्लैक टावर की सरहदों पर देखे गए हैं। हमारा वहां होना जरूरी है। विक्रम की बात सुनकर रुद्र के माथे पर एक शिकन उभरी, जो किसी आने वाले तूफान का संकेत थी। उसने अपनी थाली किनारे की और हाथ धोकर खड़ा हुआ। दूर आंगन में धूप खेल रही थी और मोहिनी
ईशा के बालों में गेंदे का फूल लगा रही थी। उन दोनों की हंसी पूरे घर में गूंज रही थी। रुद्र कुछ पल वहीं खड़ा रहा। वह उस हंसी को अपने रूह में कैद कर लेना चाहता था, क्योंकि वह जानता था कि शहर की गूंज में ये मासूमियत अक्सर दब जाती है। उसने धीरे से कदम बढ़ाए और मोहिनी के पास जाकर खड़ा हो गया। उसकी छांव मोहिनी पर पड़ी तो मोहिनी ने ऊपर देखा। रुद्र की आंखों में वह शक्ति फिर से लौट आई थी, जिसे उसने पिछले 2 दिनों में छुपा रखा था। मोहिनी मुस्कुराहट धीमी करते हुए बोली, क्या हुआ रुद्र? विक्रम भाई कुछ कह रहे थे? सब ठीक तो है? रुद्र ने ईशा के सिर पर हाथ फेरा और उसे दाई माँ के पास भेज दिया। जब वे दोनों अकेले रह गए तो रुद्र ने मोहिनी का हाथ पकड़कर उसे पुराने बरगद के नीचे ले गया, जहाँ ठंडी हवाएं चल रही थी। रुद्र आवाज में एक अजीब सी भारीपन लिए हुए बोला, मोहिनी, इस गांव की मिट्टी में एक जादू है। यहाँ मैं रुद्र हूँ, एक आम इंसान, पर शहर की सड़कों पर मेरा नाम खौफ का दूसरा नाम है। अभी खबर आई है कि ब्लैक टावर की दीवारों पर कुछ साए मंडरा रहे हैं। दुश्मन को लगा कि मैं अपनी खुशियों में मशगूल हूँ, तो शायद वो रास्ता भूल गया है। मोहिनी ने गौर से रुद्र को देखा। उसने पहली बार महसूस किया कि जिस साम्राज्य का वो हिस्सा बनने जा रही है, उसकी नींव सिर्फ पत्थरों पर नहीं बल्कि निरंतर सतर्कता पर टिकी है। रुद्र बोला, मैं तुम्हें इस सादगी से दूर नहीं ले जाना चाहता, पर मेरी दुनिया तुम्हें पुकार रही है। कल हमें शहर लौटना होगा मोहिनी। वहाँ की दुनिया इस गांव जैसी शांत नहीं। क्या तुम तैयार हो उस ब्लैक टावर की रानी बनने के लिए, जहाँ कदम कदम पर खतरे हैं? मोहिनी एक पल के लिए रुकी। उसने अपना हाथ में लगी मेहंदी की महक को महसूस किया और फिर रुद्र की उन आंखों में झांका जो दुनिया के लिए फौलाद थी, पर उसके लिए सिर्फ एक आश्रय। मोहिनी मजबूती के साथ बोली, जहां मेरा रक्षक मेरे साथ हो वहां मुझे किसी खतरे से डर नहीं लगता। मैं सिर्फ आपकी पत्नी बनकर नहीं, आपकी ताकत बनकर साथ चलूंगी। अगर आपके दुश्मन आपके साम्राज्य को हिलाना चाहते हैं तो उन्हें पहले आपकी ढाल से टकराना होगा। रुद्र ने उसे अचरज से देखा। उसे उम्मीद थी कि मोहिनी घबराएगी, पर यहाँ तो वह उसके कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी थी। उसने धीरे से मोहिनी के हाथों को अपने होठों से लगा लिया। उसे एहसास हुआ कि उसने सिर्फ एक पत्नी नहीं पाई, बल्कि अपनी उस अधूरी कहानी को पूरा करने वाली कलम ढूंढ ली है। दोस्तों, भाग 17 कल आएगा, जरूर देखिएगा, क्योंकि मेरी हर कहानी का मतलब सिर्फ आपके सुनने और चाहने से ही है। पूरी कहानी देखने के लिए थैंक यू सो मच। कहानियाँ पसंद आती हैं तो प्लीज रूहानी रिश्ते चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी जरूर दबाएं, ताकि आपको मेरी हर कहानी, हर शॉर्ट का नोटिफिकेशन मिल सके। मैं हूँ आपकी अपनी कहानीकार रूहानी रिश्ते से। हर एहसास, हर कहानी, हर रिश्ते